Online students, check your audio and video. देखो, स्टार्ट करेंगे चैप्टर जर्नल्स, ठीक है। बट बिफोर दैट एक बात और बता देता हूँ मैं कि वेदर यू शुड टेक मैथ्स एज अ सब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, बाकी डिसाइड तुम खुद करना, फाइनली तुमको लेना है कि नहीं लेना, दैट इज योर कॉल। आई विल गाइड यू कि क्या सोचना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए और क्या सोच के मैथ्स लेना या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक कैटेगरी होगा जो थोड़ा वीक होगा एज अ स्टूडेंट, ठीक है, जो उतना अच्छा नहीं पढ़ता होगा या अपने आप को एवरेज मानते हैं, ठीक है। स्ट्रेटली द डिसीजन इज नॉट टू टेक मैथ्स, ठीक है। मैथ्स मत लो वहाँ पे, बिकॉज मैथ्स जो 10th तक का मैथ्स है वो बहुत इजी है और 11-12 का मैथ्स उससे बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर तुमको 10th तक का मैथ्स में ही प्रॉब्लम होता था तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन 11th एंड 12th, ठीक है। तो 11 और 12 में बहुत दिक्कत होगा अगर 10th तक मैथ्स में तुमको प्रॉब्लम होता था तो, ठीक है। अगर 10th तक तुम्हारा मैथ्स होता था तो वी विल डिस्कस कि आगे क्या कर सकते हैं। बट अगर तुम्हारा मैथ्स नहीं होता था 10th तक, ठीक है, अगर 10th तक तुम्हारा मैथ्स बहुत वीक था या 70 से कम लाए हो, 75 से कम लाए हो, ठीक है, तो वो वीक में ही आया, वो कैटेगरी, दैट इज अ वीक कैटेगरी, ठीक है। बैठो, इधर भी बैठो, दो दो करके, ये वाले साइड बैठो, बैठ जाओ, उस वाले बेंच में बैठ जाओ, क्या हो जाएगा। देख लो मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं, बाकी जर्नल तो पढ़ ही लेंगे, है ना। देखो, मैथ्स में स्टार्ट करता हूँ फिर से, बहुत जन ज्वाइन किए। सबसे पहला, इफ यू आर अ वीक और एन एवरेज स्टूडेंट, आई एम टेलिंग स्कोरिंग लेस देन 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथ्स 10th बोर्ड। अगर 75 मार्क्स से कम लाए हो, भूल जाओ मैथ्स, सोचो भी मत मैथ्स लेने का, छोड़ दो उसको, ठीक है। 75 से ऊपर आया है तो आई एम कंसिडरिंग कि यू आर गुड इन मैथ्स, तो तुम मैथ्स में ठीक हो, ठीक है, मैथ्स में ठीक ठाक स्टूडेंट हो तुम, ठीक है। तो नाउ यू कैन कंसिडर टू टेक मैथ्स, ठीक है, तुम मैथ्स लेना सोच सकते हो। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर तुमको मैथ्स लेना ही है, ठीक है, तो दो ऑप्शन है वहां पे, कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। हमको अप्लाइड ही लेना चाहिए क्योंकि हमारे कॉमर्स के लिए अप्लाइड ही है, कोर हमारे कोई काम का भी नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स तो कोर हमारा ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए, वी शुड टेक अप्लाइड मैथ्स। अगर मैथ्स तुमको लेना ही है, पसंद ही है, बहुत अच्छा लगता है मैथ्स तुमको, अच्छा होता भी है तुमसे मैथ्स, तो तुमको मैथ्स लेना चाहिए, वो भी अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। टेकिंग इट एज अ 6th पेपर, 6वां पेपर होना चाहिए, ऑप्शनल पेपर 6 नंबर का होना चाहिए, 5 और पेपर होना चाहिए तुम्हारे पास, ताकि बोर्ड्स में जो अप्लाइड मैथ्स है वो रिप्लेस हो सके। 5 सब्जेक्ट खाली मत ले लेना मैथ्स को लेके, 4 सब्जेक्ट और मैथ्स ले लिए, बहुत बोर्ड्स में परसेंटेज ऊपर नीचे होगा फिर, ठीक है। तो अगर तुमको मैथ्स लेना ही है तो 5 और सब्जेक्ट लो, फिर 6 नंबर सब्जेक्ट में रखो मैथ्स को, ठीक है। 5 और सब्जेक्ट जो होगा वो तो 4 मैंडेटरी पेपर है, इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये तो मेन है ही। एक और सब्जेक्ट यू कैन टेक, आई विल सजेस्ट टू गो फॉर फिजिकल एजुकेशन, पी लेना चाहिए, पी इजी है बहुत, आराम से मार्क्स आ जाता है। अगर तुमको और कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तुम्हारे स्कूल में मिल रहा है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, आईपी हो गया, सीएस हो गया, हिंदी लेते हैं बहुत सारे बच्चे लोग, तो यू कैन टेक अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके साइड बाय साइड टेक मैथ्स, उसके बाद मैथ्स लो, ठीक है। तुमको अगर ये लगता है कि आगे हम सीए करेंगे या एमबीए करेंगे और वहां पे मैथ्स जरूरी है, इसीलिए हमको मैथ्स लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ्स में मैथ्स को कंपलसरी लेता है, बट इफ यू आर गोइंग फॉर सीए और एमबीए, तुम्हारे लिए वो बीकॉम में कौन से कॉलेजेस में तुम जाओगे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सीए में मैथ्स है, ऐसे नहीं कि मैथ्स नहीं है। 3 एग्जाम होता है सीए का, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल, ठीक है। इसका तो कम से कम मैं बता ही सकता हूँ सीए का, है ना, भरोसा रखना, ठीक है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन टेल कि मैथ्स, बहुत जन का ये मेंटालिटी होता है ना सीए में मैथ्स जरूरी है बोल के, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं सीए हूँ। तो
इस बात पे भरोसा रखो, और सीए करना है और मैथ्स ले रहे हो, मत जाओ उस पे, मत लो मैथ्स, छोड़ दो, बाद में भी हो जाएगा। कहाँ मैथ्स है, आई एम टेलिंग यू, ये फाउंडेशन के अंदर मैथ्स है, मैथ्स नहीं है बोल के नहीं है, मैथ्स है। 4 पेपर है, उसमें एक पेपर मैथ्स है, ठीक है। उस जो एक पेपर मैथ्स है उसमें 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स है, जो कि वो तो कवर हो जाएगा, 11th में है स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, ठीक है। 20 मार्क का लॉजिकल रीजनिंग है, वो सबके लिए नया है, तुम मैथ्स अभी लोगे तो भी वो तुम्हारे लिए नया ही है वहां पे, ठीक है। और 40 मार्क का मैथ्स है। अब ये जो 40 मार्क का मैथ्स है, इसमें 9 चैप्टर है, ठीक है। 9 चैप्टर्स में जो 5 चैप्टर है वो क्लास 10 तक का है, तो बचा सिर्फ 4 चैप्टर। तो सीए करना है तो 3 एग्जाम है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। मैथ सिर्फ कहाँ है, सीए फाउंडेशन में। कितने मार्क्स का, 100 मार्क का पेपर है, लेकिन मैथ्स 100 मार्क का नहीं है, मैथ सिर्फ 40 मार्क का है। 40 मार्क का एग्जाम में 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर के अंदर 5 चैप्टर 10 तक का है, तो 4 चैप्टर 11 12 का है। इफ आई एम टेकिंग इट एज अ मार्क्स के हिसाब से, 4 चैप्टर का वेटेज 40 मार्क का पेपर में 15-20 मार्क होगा लास्ट, ठीक है। इसमें 100 से 40 लाइन से पास हो जाते हो, तो तुम्हारा स्टैट्स और एलआर अच्छा है, 10 तक का मैथ्स अच्छा है, तो भी तुम आराम से पास हो जाओ, ठीक है। प्लस, एक सेकेंड, प्लस तुम्हारे पास 12th के बाद टाइम भी रहेगा थोड़ा दिन, सीए फाउंडेशन तक, तो 4 चैप्टर पढ़ा भी तो जा सकता है वहां पे। अभी साल भर 2 साल पूरा मैथ्स को पढ़ोगे बैठ के, उससे बेटर 2 चैप्टर वहां पे, 4 चैप्टर वहां पे हम पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते। तो 4 चैप्टर यहाँ पे बाद में भी पढ़ा जा सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग 12th, राइट। इतना क्लियर है। एमबीए के लिए, अब एमबीए के लिए मैथ्स चाहिए, वह जो कैट एग्जाम होता है या आईआईपीएमटी होता है, वो सब एग्जाम के अंदर 10 तक का मैथ्स आता है, 11 12 का मैथ्स नहीं आता है, 10 तक का मैथ्स आता है। तो अगेन एमबीए के लिए भी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें 11th और 12th का मैथ्स नहीं है, राइट। नाउ थिंक क्यों लेना है। सीयूईटी के अंदर जो मैथ्स है, ठीक है, वो कुछ कॉलेजेस के अंदर मैथ्स को मैंडेटरी किया गया है, जो मैं बोल रहा था, और कुछ के अंदर मैथ्स नहीं है, ठीक है। अब अगर तुमको वैसे कॉलेजेस के अंदर जाना है, जैसे डीयू हो गया या ऐसा कोई कॉलेज हो गया, वहां पे मैथ्स कुछ कुछ डीयू के कॉलेजेस में मैंडेटरी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैथ्स यू कैन टेक, ये वाला ऑप्शन में यू कैन टेक मैथ्स, बट मेरा बस ये सजेशन है कि उसको 6 नंबर सब्जेक्ट रखो, ताकि वो रिप्लेस हो जाए कम से कम, ठीक है। और कुछ डाउट है तो बोलो, बोलो श्रेयस। कैफे मैथ्स नहीं चाहिए, 11 12 का मैथ्स नहीं चाहिए। ऑब्वियस सा बात है, हाँ सही बात है ये। बस इसका एक तो प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ तुमको, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ ये बात कि तुम्हारा 12th में मैथ्स ही रिप्लेस होने वाला है, ठीक है। तुम्हारा मैथ्स में ही खराब आएगा, क्योंकि 10 तक का मैथ्स बहुत इजी है, 11 12 मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। तो सपोज यू आर टेकिंग 5 सब्जेक्ट, विच आर द 5 सब्जेक्ट्स गिवन मैंडेटरी इन योर स्कूल, राइट, एंड द लास्ट सब्जेक्ट यू आर टेकिंग एज अप्लाइड मैथ्स। और जब तुम अप्लाइड मैथ्स ले रहे हो, उस दिन से तुमको पता है कि ये रिप्लेस होने वाला है ना, क्योंकि होता तो है नहीं अच्छा, ठीक है। तो अगर ये रिप्लेस ही होने वाला है, और भगवान ना करे ये 5 सब्जेक्ट में भी कोई एक सब्जेक्ट में खराब मार्क्स आया, तो फिर 2 सब्जेक्ट कैसे रिप्लेस करोगे, राइट। बट अगर तुमको पता है ये रिप्लेस होने वाला है, एंड डोंट टेक इट, टेक इट फिजिकल एजुकेशन अगर हम यहाँ ले लेते हैं, तो अब कम से कम ये 5 में भी कुछ खराब आया तो रिप्लेस का पॉसिबिलिटी रहेगा, वरना कुछ रिप्लेसमेंट का पॉसिबिलिटी बचेगा ही नहीं, अप्लाइड मैथ से रिप्लेस होने वाला रहेगा। और एक सब्जेक्ट में खराब आ गया, किसी में बीएसटी में कम आ गया, किसी का इंग्लिश में कम आ गया, किसी का अकाउंट्स में कम आ गया, वो सब में कुछ भी थोड़ा बहुत ऑप्शन भी फिर नहीं बचता। आईटीपी जो मन है, 6वां सब्जेक्ट बोल रहा हूं मैं, जो मन है, ठीक है। हाँ इंग्लिश, ऐसे तो देखो सच बताऊं तो बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर इंग्लिश, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स को रिप्लेस मानता भी नहीं है, फाइन आर्ट्स को रिप्लेस मानते हैं,
अकाउंट्स को कोई, तुम खुद सोचो, कॉमर्स का एडमिशन देने के लिए कोई अकाउंट्स को रिप्लेस करके तुमको एडमिशन देगा? कभी नहीं देगा। तो अकाउंट्स अकाउंट्स ये सब रिप्लेस होने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। एक और डिमेरिट बता देता हूँ इसमें, सुन लो, बाकी डिसाइड तो खुद करना आराम से सोच समझ के। एक और डिमेरिट ये है कि अगर हम अप्लाइड मैथ्स ले रहे हैं तो वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को बहुत समय देना पड़ेगा, 11th में भी 12th में भी बहुत टाइम ट्यूशंस में, सेल्फ प्रैक्टिस में, बहुत समय एफर्ट्स करना पड़ेगा इसके तरफ। तो इसमें तरफ जो हम एफर्ट्स करेंगे बहुत ज़्यादा, उससे हमारे ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि एक गिवन टाइम ही हमारे पास दिन में 24 आवर्स ही है। तो अब मैथ्स में बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं तो फिर बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा समय अकॉर्डिंगली कम हो जाता है। पढ़ाई तो हम जैसे 4 घंटा कर रहे हैं, मैथ्स नहीं होता तो 4 घंटा ये 5 सब्जेक्ट में डिवाइड होता। मैथ्स है तो 1-2 घंटा मैथ्स में चला गया तो फिर 2 घंटा डिवाइड हो रहा है, तो थोड़ा जो है कॉम्प्रोमाइज होता है बाकी सब्जेक्ट। तो वो भी एक कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये? बाकी डिसाइड खुद करो। जस्ट आई एम थ्रोइंग सम लाइट ऑन द सब्जेक्ट सो दैट तुमको नहीं काम आएगा 11th 12th का मैथ्स, ठीक है। सेफे में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो तू सीए में क्राइटेरिया है ना? ना ऐसे कोई क्राइटेरिया, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इज इट ओके नाउ? क्लियर? ये सजेशन मैं हमेशा देता हूं सबको। कुछ लोग मेरा बात मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, और जो लोग फिर नहीं मानते हैं फिर 12th बोर्ड में मुझे याद करते हैं कि हाँ सर बोले थे नहीं लेने मैथ्स, लेकिन मैं लिया बोल के। इफ योर स्कूल इज गिविंग दिस ऑप्शन, आई डोंट थिंक द स्कूल विल गिव दिस ऑप्शन। ये स्कूल ऑप्शन नहीं देगा। वो बात हो रहा था, इंग्लिश में ऐसे करते हैं बहुत लोग, तो देख लेना अपने अपने हिसाब से। और ये जो ऑप्शन है 11 में मैथ्स ले लूंगा 12 में छोड़ दूंगा, स्कूल में पूछ लेना पहले, ये मेरे हिसाब से ये अलाउ नहीं है। नहीं वैसे नहीं, 11 में लेके देख रहे हैं, अगर मैथ्स हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, वैसा है। अपना अपना चॉइस है वो तो, है ना। बाकी एक सजेशन ये, इधर इधर सुन लो, अपना डिस्कशन बाद में कर लेना। एक सजेशन ये है, इफ यू आर गुड इन मैथ्स गो फॉर इट। अगर बहुत अच्छा जानते हो मैथ्स, अच्छा होता है, पसंद है मैथ्स, यू कैन टेक। ऐसा नहीं कि मैं पूरा अगेंस्ट बोल रहा हूँ उसमें, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ होता है तो लो, नहीं होता है तो मत जाओ उसमें, हंसोगे। होता है तो लो, वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर है। देखो पीई होता है, आईटी होता है, पीई होता है फिजिकल एजुकेशन, आईटी होता है, सीएस होता है। अपने अपने स्कूल में क्या क्या है, पी और सीएस है। हाँ वो स्कूल में पूछना, अलग अलग स्कूल अलग अलग ऑप्शन देता है, ठीक है। बता देंगे, अभी तो चालू हो रहा है, बता देंगे, क्यों चिंता कर। हो गया खत्म कहानी, पढ़े देखो। बाकी देख लेना मैथ्स लेना है नहीं लेना अपने हिसाब से। देखो हेडिंग जर्नल्स, ठीक है। और जो जो नहीं आए हैं को नहीं पता है गाइड कर देना, मैं बस इतना बोल रहा था होता है तो लो वरना छोड़ो उसको, ठीक है। हेडिंग जर्नल्स, ठीक है। स्टार्ट करें चैप्टर जर्नल्स, ठीक है। हो गया बातचीत बंद। अब इधर देखेंगे, मैथ्स वैथ्स को भूल जाओ, अभी अकाउंट्स में आ जाओ। अकाउंट्स तो कंपलसरी है ना, वो तो ऑप्शनल है, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। देखो व्हाट इज जर्नल्स। सबसे पहला हम जो चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम पढ़े कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है उससे क्या चीज इंक्रीज या क्या चीज डिक्रीज होगा, मतलब किस कौन सी चीजों पे उससे इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो है रियल लाइफ के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन यूज नहीं हो सकता। रीजन क्या है इसका देखना, तुम्हारे कॉपी में तुम याद करो, अगर 10 ठो ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उस कॉपी को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। पेपर को मैनेज करना, सबको नोट डाउन करना बहुत डिफिकल्ट है।
तुम सोचो एक बिजनेस के अंदर दिन में 100 ट्रांजेक्शन हो रहा है। आज मेरा दुकान है, कितना तो कस्टमर आ रहे होंगे, कम से कम 15-20 तो कस्टमर दिन का आ रहे होंगे, तो खाली सेल्स ट्रांजेक्शन 15-20 तो है। तो दिन में 100 ट्रांजेक्शन एक बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक दिन का अगर 100 ट्रांजेक्शन है, एक साल का 36,500 ट्रांजेक्शन हो। तो 36,500 ट्रांजेक्शन को क्या हम ऐसे वो टेबल बना के लिख पाएंगे नीचे नीचे न्यू इक्वेशन बना बना के? नॉट पॉसिबल, राइट? तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमको सिर्फ ये बात सिखाने के लिए पढ़ाया गया है कि क्या चीज इंक्रीज या क्या चीज डिक्रीज होता है, ठीक है? रियल में अकाउंट्स में वैसे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगा। वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि मैं 36,000 ट्रांजेक्शन्स को ऐसे नीचे नीचे लिखूंगा न्यू इक्वेशन बना के, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बाय पासिंग जर्नल्स। हम जर्नल्स पास करके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। हम अकाउंटिंग इक्वेशन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते। आज कोई ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। ये कैसे रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड होगा बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करके इसको रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री जो है अकाउंट्स का फर्स्ट स्टेप है। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज जर्नल्स। जब भी ट्रांजेक्शन होता है, पहली बार फर्स्ट टाइम जो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल्स। और जो जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, जो एंट्री हम पास करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। क्लियर है ये? तो जर्नल एंट्री पास करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कैसे जर्नल एंट्री पास होता है। जर्नल सबसे बेसिक चैप्टर है। कोई भी चैप्टर जो हमको पढ़ाया जाएगा लाइफ टाइम इन अकाउंटेंसी, वो चैप्टर सबसे पहले जर्नल से शुरू। आज मैं चैप्टर नंबर 14 भी पढ़ाऊँ इस बुक का, तब भी 14 पढ़ाते समय पहले मैं जर्नल पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का, फिर वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो जर्नल इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जितना भी चैप्टर है अकाउंट्स के अंदर 11th में, 12th में या आगे चल के हायर स्टडीज में, कोई भी चैप्टर समझ में ही नहीं आ सकता हमको जब तक हमको जर्नल्स नहीं आता। जर्नल सबसे बेसिक चीज है अकाउंटेंसी का। अगर जर्नल नहीं आता है मतलब अकाउंटेंसी नहीं आता। अकाउंटेंसी सीख ही नहीं सकता कोई विदाउट नोइंग द जर्नल्स। क्लियर है? तो जर्नल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसके बिना अकाउंट्स नहीं हो सकते। क्लियर है? जर्नल बहुत बड़ा चैप्टर भी है। इट विल रफली टेक अस 1 month टू रीड। 1 महीना लगेगा पूरा जर्नल पढ़ने में। तो आज जैसे जून का 10-12 तारीख तरफ है, तो अराउंड जुलाई का इसी टाइम तक 10-12 तारीख तक हम जर्नल्स पढ़ते रहेंगे। 12-13 क्लास, 14 क्लास लगेगा जर्नल्स पढ़ने में। इतना बड़ा चैप्टर है जर्नल्स। क्लियर है? ये इस बार बुक है ना, हेडिंग करना जर्नल्स। क्लासेस बीच में मिस मत करना, ठीक है? मिस हो गया है क्लास करके आना फिर, ठीक है? लेना। जर्नल इज अ बुक ऑफ, लिखो लिखो लिखो। जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ original entry in which transactions are first recorded, in which transactions are first recorded in a
chronological order, in a chronological order. ठीक है, तो जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी एंट्री का मतलब होता है जब ट्रांजेक्शन पहली बार हुआ तब उसको हम रिकॉर्ड किए। ट्रांजेक्शन जैसे ही हुआ हम जो बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को बोलते हैं जर्नल। ठीक है, तो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल मतलब जो पहली बार हो रहा है, राइट। तो जब भी ट्रांजेक्शन होता है पहली बार, फर्स्ट टाइम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आज कोई ट्रांजेक्शन हुआ जैसे परचेज किए गुड्स, तो जैसे ही गुड्स परचेज किए सबसे पहले जब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे? उसको जर्नल्स में लिखेंगे। क्लियर है? कैसे लिखेंगे? इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, मतलब 10 तारीख का ट्रांजेक्शन पहले होगा, फिर 11 तारीख का ट्रांजेक्शन, फिर 12 तारीख, फिर 13 तारीख का, फिर 14 तारीख का। इस ऑर्डर को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लियर? व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल? क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज। ठीक है, जो पहले हुआ ट्रांजेक्शन वो पहले रिकॉर्ड होगा, जो बाद में ट्रांजेक्शन हुआ वो बाद में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फुल स्टॉप। द जर्नल एंट्रीज आर पास्ड द जर्नल एंट्रीज आर पास्ड by following the rules of debit and credit। जर्नल कैसे डिसाइड किया जाता है? डेबिट और क्रेडिट का रूल के हिसाब से। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट पहचानने के लिए दो तो टेक्निक है। एक टेक्निक जो पहले पढ़ाया जाता था जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक टेक्निक जो आज के दिन में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, हम जो है जर्नल्स करेंगे फ्रॉम मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, बट मॉडर्न अप्रोच पढ़ने के बाद मैं लास्ट में ट्रेडिशनल अप्रोच भी बता दूंगा, बस इसी वजह से कि क्या पता किसी के स्कूल में अगर ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाए तो, आई डोंट नो कोई स्कूल में पढ़ाएंगे क्या कि नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों अप्रोच बता दूंगा। दोनों अप्रोच से आंसर सेम ही आता है, बट हम जो है हम यूज करेंगे हमेशा मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, बुक में भी मॉडर्न अप्रोच से ही किया हुआ है क्वेश्चंस। ट्रेडिशनल सिर्फ इसीलिए बताएंगे कि स्कूल में बताए तो ऐसा ना लगे कि मैंने बताया था, तो स्कूल में बाई चांस कोई स्कूल में पढ़ा दिए तो इसी वजह से उसको हम पढ़ेंगे, राइट। तो हम पहले पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न खत्म हो जाएगा, लास्ट में एक दिन ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा लास्ट क्लास में पढ़ा दूंगा ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। अभी हम हमेशा पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। क्लियर है? फुल स्टॉप लिखना। देयर आर टू अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो दो अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच और दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, हेडिंग करेंगे मॉडर्न अप्रोच। हेडिंग मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट ये आया था 2018 तरफ। ठीक है, तो प्रायर टू 2018 सब कोई ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ते थे, और आफ्टर 2018 रफली 8-9 साल हो गया पीपल आर रीडिंग मॉडर्न अप्रोच।
राइट। तो जब मैं 11th में था बेसिकली आई हैव रेड ट्रेडिशनल अप्रोच, मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ाया गया है, बट थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, नो वन फॉलोज द ट्रेडिशनल अप्रोच, एवरीवन फॉलोज द मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो बस मैं इसीलिए बता दिया क्योंकि वो तुम्हारे स्कूल में अगर कोई मॉडर्न टीचर पढ़ा रहे होंगे जैसे, तो वो मॉडर्न अप्रोच ही पढ़ाएंगे, और अगर बाई चांस कोई पुराने टीचर होंगे अपने टाइम के हिसाब से पढ़ा रहे होंगे लेट से, तो फिर हो सकता है कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा दे। ठीक है, आंसर सेम ही आता है दोनों में, गलत कोई सा नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, हेडिंग मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच में हमको सीखना पड़ेगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे हुआ, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या चीज बढ़ेगा क्या कम होगा ये हमको पता चल गया है, कैपिटल प्लस होगा और एक कैश प्लस होगा। ये होगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मालिक पैसा लगाया बिजनेस में, तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें से एक चीज जो है डेबिट होने वाला है और एक चीज क्रेडिट होने वाला। मैं बोला भी था ये बात कि हम आगे चल के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी खाली इतना पता चला है क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, आगे चल के हम सीखेंगे इसमें से कोई एक चीज डेबिट होगा और कोई एक चीज क्रेडिट होगा। तो पहचानने के लिए कि इसमें से कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, हमको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बताएगा हाउ टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज डेबिट होगा और क्या चीज क्रेडिट होगा। क्लियर है। अब जब अकाउंट्स बनाया गया तो एसेट्स एक तरफ और दूसरी तरफ था कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, अब दोनों को एक एक बैलेंस देना था। ठीक है, या तो हम एसेट्स को अकाउंट्स लिखते वक्त या तो डेबिट बैलेंस दे सकते थे, या उसको हम चाहे तो क्रेडिट बैलेंस भी दे सकते थे। लेकिन जब अकाउंट्स लिखा गया, एसेट्स को दिया गया डेबिट बैलेंस, एसेट्स हैव गिवन डेबिट बैलेंस, एसेट को डेबिट बैलेंस दिया गया है। ठीक है, और कैपिटल और लाइबिलिटी को क्या दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, मतलब कैश, बैंक, फर्नीचर, डेटर, मशीनरी, गुड्स, ये सब का क्या बैलेंस होता है, ये सब का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, कैपिटल और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, जैसे लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब कोई अगर हमसे पूछे कि सर एसेट्स का डेबिट बैलेंस ही क्यों है, अकाउंट्स लिखते समय उसको क्रेडिट बैलेंस भी तो दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, कुछ गलत बात नहीं है, बट कोई एक बैलेंस देना था तो उसमें डेबिट दिया गया। इट इज जस्ट लाइक दैट कि तुम पूछ रहे हो मुझसे कि सर इस क्लास में बॉयज लोग इस साइड में क्यों बैठे, कोई एक साइड तो बिठाना था मुझे। अगर फर्स्ट डे जो बच्चे लोग आए थे उधर बॉयज बैठ जाते तो गर्ल्स इधर बैठ जाते, बॉयज इधर बैठ गए हैं तो गर्ल्स उधर बैठ गए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि बॉयज इधर क्यों बैठे हैं, बॉयज उधर बैठे होते तो गर्ल्स इधर बैठते, गर्ल्स उधर बैठे हैं तो बॉयज इधर बैठे, कोई एक तरफ एक जन को बैठना दूसरी तरफ दूसरों को बैठना था। ठीक है, ठीक वैसे ही एसेट्स को डेबिट बैलेंस क्यों दिया गया, कोई लॉजिक नहीं, क्रेडिट भी दे सकते लेकिन देते समय डेबिट दिए, तो याद रखना पड़ेगा इस बात को। ठीक है, तो एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, कैपिटल और लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। बस ये एक बात याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना, बाकी समझ में आएगा ना, याद रहेगा। नाउ जब भी अकाउंट्स में एसेट बढ़ेगा, एसेट क्या हो सकता है, या तो बढ़ेगा जैसे कैश, या तो बढ़ा, गुड्स बढ़ा, डेटर बढ़ा, या तो इंक्रीज हो सकता है या क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, गुड्स कम हो गया सामान बेच दिए, डेटर पैसा दे दिया डेटर कम हो गया, कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिए कैश कम हो गया, तो एसेट एक तो कम हो सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो एसेट इंक्रीज हो सकता है या एसेट डिक्रीज हो सकता है। राइट, सिमिलरली कैपिटल और लाइबिलिटी में भी यही पॉसिबिलिटी है, या तो वो इंक्रीज हो सकता है, यहां मैं एक एक एसेट का बात कर रहा हूं, जैसे गुड्स तुम 5,000 का 5,000 में बेचे तो कैश नाम का एसेट बढ़ा, गुड्स नाम का एसेट कम हुआ, एक एक एसेट का अलग अलग बात कर रहे हैं। तो कैश बढ़ा ये वाला हुआ, गुड्स कम हुआ तो वो वाला हुआ। ठीक है, दूसरा लाइबिलिटी या कैपिटल या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है।
इतना ही तो हो सकता है कि और कुछ हो सकता है, ठीक है। सेम रहा तो उसमें तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या तो बढ़ेगा या कम होगा एसेट, कैपिटल लायबिलिटी भी या तो बढ़ेगा या कम होगा, क्लियर है। अब डेबिट क्रेडिट कैसे पहचानते हैं? जिसका जो बैलेंस है अगर वो बढ़ेगा तो वही बैलेंस रहेगा। मतलब एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। 2 मिनट ध्यान से सुनना, एक बार समझ गए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। अगर एसेट बढ़ेगा तो एसेट क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। एसेट अगर कम होगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसेट क्रेडिट हो। समझ में आ रहा है? तो एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा, डेबिट कम होगा तो क्रेडिट हो जाए, क्लियर है। नेक्स्ट, उधर वैसे ही सेम लॉजिक से कैपिटल लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट ही रहेगा, लेकिन अगर क्रेडिट कम हो गया तो डेबिट ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ एक लाइन में इतना है, जिसका जो बैलेंस है अगर वो बढ़ेगा तो वही रहेगा, और अगर माइनस होगा तो बदल जाएगा। इतना ही बोल रहा हूं मैं, तुम ध्यान से देखो। एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। अगर ये बढ़ेगा एसेट तो वही रहेगा, डेबिट ही रहेगा। लेकिन अगर एसेट डेबिट बैलेंस से कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली कैपिटल और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट ही रहेगा, और क्रेडिट अगर कम हो गया तो डेबिट हो जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखना, डेबिट प्लस डेबिट। डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट ही रहेगा, डेबिट कम हुआ तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट बढ़ेगा क्रेडिट ही रहेगा, क्रेडिट लेकिन कम हुआ डेबिट हो जाएगा। बस ये रूल है, इससे पूरा जर्नल हो जाएगा। 100% मैं बता रहा हूँ। इसके बाद कुछ और एक भी रूल नहीं पढ़ाऊंगा, सब खाली ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स, ऐसे करके ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे। रूल और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, रूल इतना ही है, डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। बस बढ़ेगा तो वही रहेगा, माइनस हुआ तो पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस याद क्या रखना पड़ेगा, क्या चीज का डेबिट बैलेंस होता है। तो क्या चीज का डेबिट बैलेंस होता है ये याद रखना पड़ेगा। एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, और ये कैपिटल और लायबिलिटी इसका होता है क्रेडिट बैलेंस। बोलो। कैपिटल इंडिविजुअली देखो, कैपिटल बढ़ा, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा। अब लायबिलिटी क्या बोल रहे हो? कम हुआ, तो लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी कम हुआ तो लायबिलिटी डेबिट होगा। तुम जो बोल रहे हो उसमें कैपिटल क्रेडिट होगा, लायबिलिटी डेबिट होगा, तुम जो बोल रहे हो उसमें, ठीक है। बाकी और क्लियर होगा ट्रांजैक्शन द्वारा, ठीक है। लिखेंगे हेडिंग मॉडर्न अप्रोच। फॉर एसेट्स, फॉर एसेट्स, एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ये याद रखना पड़ेगा, तो इसका कोई लॉजिक नहीं। जैसे मैं बोला बॉयज किधर बैठेंगे, तो तुमको क्लास में घुसने से याद रखना कल कहाँ बैठा था मैं। लॉजिक तो नहीं है ना, बॉयज इधर क्यों बैठ रहे हैं, उधर भी तो बैठ सकते थे। तुमको पिछले क्लास का याद रखना है कि हम किधर बैठते हैं, आके उधर बैठना है चुपचाप, राइट। तो एसेट याद रखना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस होता है, देयर इज नो लॉजिक, ठीक है। तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ये इतना याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर ये बढ़ेगा इफ इट इंक्रीजेस इट विल बी डेबिट। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? डेबिट होगा, राइट। क्या 45 हो गया? पढ़े ही नहीं है, हाँ कुछ पढ़े ही नहीं है लग रहा है, 6:45 हो गया। नेक्स्ट, इफ इट डिक्रीजेस
it will be credit. और कैपिटल लाइबिलिटी, ये रही है, कुछ भी इसमें रटने का बात ही नहीं है, सिंपल सा रूल है, डी प्लस डी, डी माइनस, समझ में आ रहा है बात, डी प्लस डी, डी बढ़ेगा तो डी होगा, डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, डेबिट माइनस होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसका रूल है क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्लियर है। उधर जो लिखा हूं वो फाइनल है, उसमें सारा क्वेश्चन होगा जर्नल का, क्लियर। अब हम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे और देखेंगे कि क्या हम इस रूल से पहचान पा रहे हैं कि कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है, क्लियर। हेडिंग करेंगे ट्रांजैक्शन, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन लिखते चले गए थे 20 25 30 ठो, वैसे ही जर्नल में 50 70 100 तक लिखेंगे, ठीक है। जर्नल में और 2-3 गुना ज़्यादा है। हेडिंग ट्रांजैक्शंस, पहला ट्रांजैक्शन तो रिवाज है, कौन सा बताओ, स्टार्टेड बिजनेस विद श्री गणेश है, ठीक है। देखना, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 लाख इन कैश। मैं चाहता हूँ अब तुमको अकाउंटिंग इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आएगा, अब जर्नल में प्रॉब्लम होना चालू होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम पढ़े हैं कि इस ट्रांजेक्शन में क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा पता है, तभी आइडेंटिफाई हो पाएगा कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक कैश बढ़ेगा, दूसरा कैपिटल कम, कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है, कैश बढ़ेगा कैपिटल बढ़ेगा, राइट। अब यहाँ ध्यान देना कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैश डेबिट होगा कि कैपिटल डेबिट होगा, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, कैसे पहचानते, ठीक है। सबसे पहला कैश और कैपिटल, ये दो पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना। तुम पहले सोचो कि कैश जो है वो इन तीनों में से क्या है, एसेट है कैपिटल है कि लाइबिलिटी है, एसेट है, ठीक है। तो कैश पे कौन सा रूल लगाने वाले हैं, एसेट का रूल लगाने वाले हैं, ठीक है। कैपिटल क्या है, कैपिटल तो कैपिटल है, ठीक है। अब तुम देखो ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां तक ओके है सबको, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बात है, ठीक है। अब मैं आज पढ़ाया कि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। नाउ डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट प्लस डेबिट, मतलब कैश यहां पे क्या होने वाला है, डेबिट। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है बताया मैं, क्रेडिट, क्रेडिट प्लस क्रेडिट। तो हम पहचान लिए कि ये ट्रांजेक्शन में कैश जो होगा वो डेबिट होगा और कैपिटल जो होगा वो क्रेडिट होगा, बस खत्म ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो बस क्या पहचानना इसमें, कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, ठीक है। दो नॉलेज लगेगा, एक अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है वो इक्वेशन का नॉलेज चाहिए, दूसरा मॉडर्न रूल कैसे पहचानते हैं, डेबिट वो रूल लगेगा, डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, ये रूल लगेगा, क्लियर है, हो पाएगा आराम से। देखें सेकंड ट्रांजेक्शन,
परचेस्ड फर्नीचर, बहुत इजी है, आराम से करेंगे। परचेज फर्नीचर वर्थ 50,000 इन कैश। हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, मुझे जल्दी आंसर नहीं चाहिए, सही आंसर चाहिए, ठीक है। जल्दी आंसर नहीं चाहिए किसी को, आराम से, हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है। दो चीज पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताओ, और कैश और फर्नीचर, ये दो चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दो चीज मैं लिखता हूं, पहले आराम से सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। पहला इनिशियल ट्रांजेक्शन है, आराम से लिख लिख के 2-2 मिनट लगा के करेंगे। बाद में तो कोई हमसे ट्रांजेक्शन बोलेगा, हम उसका आंसर बताएंगे, लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा दिन भी आएगा, ठीक है। बट अभी नहीं, अभी लिख लिख के करेंगे। 5-6 क्लास में आ जाएगा ऐसा दिन, ये ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा, तुम सीधा बताओगे डेबिट क्रेडिट, कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इट विल टेक टाइम, 4 to 5 क्लास लगेगा उसमें, ठीक है। ठीक है, तो दो चीज पे क्या इंपैक्ट पड़ा, क्लियर है, कैश और फर्नीचर, ठीक है। क्या है, एसेट है, कैपिटल, लाइबिलिटी है, कैश क्लासिफिकेशन एसेट है, तो एसेट का रूल लगाना इस पे। फर्नीचर एसेट है, दोनों पे एसेट का रूल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। और एसेट क्या हो रहा है, मतलब फर्नीचर, फर्नीचर बढ़ रहा है। यहां तक तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इधर तो जर्नल अभी तक चालू भी नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, एसेट माइनस क्रेडिट, एसेट माइनस, एसेट का मतलब डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो इसमें कैश क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला। और फर्नीचर एसेट, एसेट प्लस डेबिट, हो गया एक डेबिट एक क्रेडिट। समझ में आ रहा है? आसान है ये, कि हमको बस पहचानना है कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, क्लियर है। जरूर एक तो डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, अगर हम सही करेंगे 100% जो डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट आंसर आएगा, क्लियर है। कर पाओगे ऐसा? एक और लिखते हैं एग्जाम्पल। उससे ट्राई करो, 2 मिनट है, 2 मिनट टाइम है, फिर पूछता हूँ मैं, ठीक है। परचेज फर्नीचर वर्थ 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से उधारी में सामान खरीदे 1 लाख रुपए का, फर्नीचर खरीदे 1 लाख रुपए का उधारी में। हड़बड़ाओ मत, अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा पहले तो। ऑनलाइन वाले भी रिप्लाई दे दो तुम लोग, क्या बताओ, एक तो आंसर बताओ 3 का तुम, हो गया? ओके, कौन सा क्या है बता दो, फिर क्या डेबिट क्या क्रेडिट? वही मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, 2 मिनट लगा लो आराम से। आनिश, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे आंसर बताना है हमको, ठीक है, ये जैसे अभी अनिश बताया, पूरा सीरियली। सबसे पहला इंपैक्ट, फर्नीचर क्या है, एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट। समझ में आया? ये फर्नीचर एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, ठीक है। उधारी में खरीदे हैं तो राम को पैसा देंगे, राम क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। पहचान में आया सबको? बोलो। कुछ तो नाम लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर या जैसे वेंडर, कुछ एक नाम लिखना पड़ेगा। हाँ, वो डिपेंड करता है आप एग्जाम चेक करने वाले के ऊपर, कोई चाहे तो मार्क्स कट कर सकता है उसमें, तो नाम दिया है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि नाम लिखो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ऑनलाइन वाले सही बताएं बहुत जन, राम क्रेडिट, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 4, पेड टू राम
राम से सामान खरीदे थे ना, पैसा दे दिए, पेड टू राम बाय चेक, राम को पैसा दे दिए चेक से। सोचो खुद से बताओ। लिखो लिखो, है ना, वेट मत करो कि हम सोच के आंसर बता देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है ऐसा। ठीक है, ठीक है, लिख के सॉल्व करना। मोहन। ठीक है, तो अब बता दो कैसे हुआ, राम का बताओ, राम क्या है पहले बताओ। हाँ लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोल रहे हो, डेबिट। ठीक है, बैंक क्या है बोल रहे हो, एसेट है, एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एसेट कम होने से क्रेडिट। समझ में आया सबको? सही है ये कि गलत है? सही है। राम को पैसा दे दिए तो राम हमारा लाइबिलिटी था, राम नाम का लाइबिलिटी कम हो गया, लाइबिलिटी कम हुआ, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, क्रेडिट कम होगा तो क्रेडिट। ठीक है, एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट कम हो रहा है, क्या बोल दिया, तो भी तुम हाँ बोल दे रहे हो, ये डेबिट, ठीक है, ये डेबिट माइनस, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर है ये? तो सिंपल सा रूल है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन बिना मुश्किल होगा। दूसरा, इतना सा रूल है खाली, लास्ट इतना रूल है, डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। ये कोई नींद में उठा के पूछे तो भी बता पाना चाहिए, ऐसा रूल है अकाउंट्स का। ठीक है, तो नींद में भी पूछे तो हम नींद में बोल दें डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, बोल के सो जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा पता होना चाहिए हमको। क्लियर है ये? डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट प्लस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, एसेट डेबिट है, कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट है। ना जानने से चैप्टर बनेगा। क्लियर है? बस यहाँ तक पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 5 से नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।